जमील साहब ये फरमाइएगा, ब्रेक से पहले आमिर साहब ने डिस्कशन को एक नया रुख दिया। उन्होंने कहा कि जो सारा कॉन्फ्लिक्ट और सारा मसला है वो अब एक पॉइंट पर आकर रुक गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी के साथ उन्होंने नत्थी कर दिया। क्या आप भी इससे अग्री करते हैं? ये मामला सिर्फ यहीं पर ही आकर रह गया है? नहीं, इसमें कुछ किसी हद तक तो इसको जोड़ा जा सकता है उनकी पर्सनैलिटी को, लेकिन उसके साथ साथ उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो हिलरी क्लिंटन ने 3 साल पहले जब कैंपेन के दौरान बात की थी और उन्होंने कहा था कि दिस मैन यानी डोनाल्ड ट्रंप को इशारा करते हुए हैज अ वेरी थिन स्किन एंड एनीवन कैन गेट इनटू हिज स्किन एंड गेट द डिसीजन मेड। तो अब वो बात साबित हो गई, जिस तरह नेतन्याहू ने 7 चक्कर लगाए और 7वें चक्कर में व्हाइट हाउस में जब प्लान पेश किया, कहा 4 दिन में सब कुछ हो जाएगा, मुकम्मल ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान पे कब्जा हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, तो वो ना हो सका। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बजाय इसके कि अपने कमांडरों पर और अपने स्टेट ऑफिस पे ज्यादा इंहिसार करते, वो उन्होंने अपनी वो व्हाइट हाउस वाली टीम और जो नेतन्याहू की ब्रीफिंग टीम थी उनकी बात ज्यादा सुनी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1897 से जो सिलसिला चल रहा है ज़ायोनिज्म का, जब ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी गई स्विट्जरलैंड में, वहां फैसला किया गया कि एक वतन होगा, वहां फैसला किया गया कि उसके बाद हम जमीनों पर यानी ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। इसीलिए अब 78% जमीन फलस्तीनियों की इजराइल के पास है, सिर्फ 22% जमीन इनके फलस्तीनियों के पास है। तो ये तमाम चीजों का अयादा करें और इजरायली लॉबी, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और अमेरिकन ने साबित कर दिया है कि इजरायली लॉबी की वजह से ये अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि अब तो ये इजराइल फर्स्ट है। ये वहां के अपने कांग्रेस मेंबर्स कह रहे हैं, वहां के अपने अकाबरीन कह रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर जहन में रखते हुए सोचा जाए और उसको आपके सवाल के साथ जोड़ दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने में एक बड़ा अंसर इजरायली लॉबी का है इस मामले में। बाकी उनकी पर्सनैलिटी तो जाहिर है एक बहुत कामयाब वो बिजनेसमैन है। उन्होंने हमेशा कभी बिजनेस में नाकामी शायद ही देखी हो, अरबों रुपए उन्होंने बिजनेस से बनाए हैं और उनके लेक्चर्स और उनकी किताबें चलती हैं उसमें, तो कामयाबी तो है उनकी। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा, किसी को उम्मीद नहीं थी पिछली मर्तबा जब उनको इम्पीचमेंट किया जा रहा था, दोबारा आए, इलेक्शन लड़ा, प्लानिंग अपनी की और इलेक्शन जीता। और मैंने आपके चैनल में ही इलेक्शन से पहले अपना तजिया दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इसी बात पर अगर कहा जाए कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी फकत ऐसी है कि जिसकी वजह से वो जौहरी नुक्ता जो है उस पर भी अड़ गए हैं और आपने उस पर भी अड़ गए हैं, और बाकी तीसरा पॉइंट 3 रेड लाइनें दरअसल जो सामने आई हैं कल के या गुज़श्ता शब के उस 21 घंटे की मीटिंग में, उसमें तीसरी जो रेड लाइन है वो लेबनान वाली की, लेबनान में ये सारी जंग एक साथ आपने खत्म करने थे। तो उन तमाम चीजों को अगर मलूज़े खाते रखा जाए तो यस, उनकी तबीयत में ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक दफा उड़ान पर जाकर एक डिमांड कर ली जाए या धमकी दे दी जाए और उसके बाद फिर यू टर्न या उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। जमील साहब इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी सर। मुझे जनरल साहब ये फरमाइए, अब ये कहा जा सकता है सर कि जो मामला है ये पहले तो यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से थी, लेकिन अब जहां पर डेडलॉक आया है तो वहां पर ये जौहरी हथियार के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल और वहां पर जो टोल का मामला है, ये जो सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट अब आ गया है, कहा जा सकता है और यहीं पर ही मामला रुक गया। जहां तक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पे तो बड़ी क्लियर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोजीशन ली और ईरान भी अपनी जो 3.6 समथिंग और फिर 0 एनरिचमेंट पे भी वो एग्री करने को तैयार थे। और अब भी जो ईरान का रिस्पांस आया है वो देखें, न्यूक्लियर वेपन उनके पास नहीं था, अमेरिका भी उस हमले में शामिल था और इजराइल भी शामिल था, तो उन्होंने एडवांटेज लिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी अपनी हॉर्मस वाली। एंड सेकेंडली 93 मिलियन पीपल ऑफ ईरान वो जो स्पिरिट ऑफ करबला के साथ निकले और वो खड़े हुए, तो उन्होंने देवर रेडी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हम पेन लेने को तैयार हैं, आप इस वॉर को चलने दें, डोंट बज। और फिर इतनी लीडरशिप का मारा जाना। अच्छा, ये जब 12 डेज वॉर हुई तो देवर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इसलिए उन्होंने ये मोज़ैक डिफेंस और ये उन्होंने हर अपॉइंटमेंट का अपना तरीक़ाकार खैर मुख्तस कर लिया। बट एनीवेज हॉर्मज़ के जी मैं इसको नहीं समझता कि दिस इज एन इशू बिटवीन ओनली इशू बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं।
ये जो वाटरवेज हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं ऑफ ओपन सीज और ये वो, इसको वायलेट करना ये पूरी दुनिया का इशू है। ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के इशू हैं। जिन मुल्कों को यहां से ट्रेड जाता है हम भी इफेक्ट होंगे, चाइना इफेक्ट होगा और एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाएगा। ये तो नहीं हो जाता कि किसी रीजन में कोई दो बड़ी ताकतें लड़ रही हैं तो वो उस रीजन का फैसला करके आपस में वो बांट लें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो सबके स्टेक्स इसमें शामिल हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे थ्रेट की है कि मैं ब्लॉक करूंगा, ये जो थ्रेट है इसकी भी इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस है। यू कांट ब्लॉक। अब साथ साथ मैं वापस आऊंगी ब्रेक से और फिर इसके ऊपर आपका कमेंट लूंगी। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, गुफ्तगू हो रही है कि अब किस तरफ ये मामलात आपको आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब साहब साहब आपके लिए सवाल छोड़कर गए थे, आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये जो मामला या जो डेडलॉक आया है ये अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस की तरफ आ गया है और जौहरी हथियार की तरफ आ गया है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब गुंजाइश है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन अब गुंजाइश है रास्ता निकलने की? डेडलॉक कहाँ है? मैं तो नहीं समझता डेडलॉक आया है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, खास तौर पे जो ट्रंप की जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आई है उसके बाद मुझे कोई शक ही नहीं रहा कि ट्रंप ने अपनी तरफ से जंग बंद कर दी। अब जंग जो बंद नहीं होगी, अगर दोबारा शुरू हुई तो उसमें ईरान का मौकफ क्या है और इसराइल का क्या है? जी अमेरिका ने जंग बंद कर दी है और उसने ये देखें आप उनकी लैंग्वेज याद है, ट्वीट कुछ दिन पहले आया था, क्या जुबान थी उसमें, और सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। और अभी जो आया है उसमें तारीफें कर रहे हैं वो बाकिर कालीबाफ की और अब्बास अरागची की, और ये कह रहे हैं कि मेरे जो नुमाइंदे थे उनको उनसे इश्क हो गया है। आपने वो पढ़ा नहीं मेरे ख्याल में, आप पढ़े हैं वो तो लगता है लव लेटर लिखा हुआ दोनों के दरमियान, दोनों की लव स्टोरी चल रही है यहाँ पे ईरान के और अमेरिका के वफ्द की आपस में। और तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है? जब आप के ट्रंप को आपने उसको ऑफ रैम्प मिल गया जो चाहता था कि मैं जंग बंद, हमने जंग जीत ली, वो ये दो अल्फाज कह रहे हैं, जंग जीत ली है और जंग अब बंद है हमारी तरफ से। ये जो झगड़ा है न्यूक्लियर वेपन्स का वो हम नहीं उसको करने देंगे। और ईरान ने पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें, ईरान ने ये नहीं कहा मैं न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता हूँ, उसने कहा मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहता हूँ। और पाकिस्तान जो जून से लेके अब तक ईरान के बिहाफ पे मुज़ाकरात अमेरिका से करता रहा है, वो इस बात पे है कि ईरान की जो ज़रूरियात है मेडिसिन के लिए और ज़राअत के लिए, न्यूक्लियर तवानाई, चलें उसके पास ऑयल बहुत है वो भी कर लें, तो उसके लिए उसको जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत है, जितनी इनरिचमेंट की मिनिमम की जरूरत है वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये बात हो रही है। और ये इस पे कहीं ना कहीं जाके अब सर साहब एक खबर के हवाले से आपसे जानना है, क्योंकि आप इंतहाई बाखबर सहाफ़ी हैं, तो सर मुझे ये फरमा दें कि कुछ स्पेकुलेशन मुख्तलिफ चल रही थी कि जेडी वैंस तो चले गए लेकिन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो है नहीं है, क्या है नहीं है? जिसने भी दी ये फेक न्यूज है वो जा चुके हैं। जेरेड ने तो ब्रीफ किया है प्रेसिडेंट। सही, बिल्कुल ठीक। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोनों जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब मुझे फरमाइएगा, जो अब सार साहब बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है वो उनको लव लेटर लग रहा है, ये वाकई लव लेटर है जिसमें हल्की फुल्की धमकी भी लगाई है लेकिन बाकायदा लव लेटर है? दो आए हैं ये दो आए हैं, दूसरे वाला मैं तवील तरीन वाला, दूसरे वाला जो है मैं उसकी बात करूं। देखें, एप्स्टीन फाइल के बाद तो आपको पता है कि उनके लव लेटर काफी सारे हैं। बहरहाल मकसद ये है कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन शिकस्त के जबड़ों से फतह को बरामद नहीं किया जा सकता, ये बात तो वाज़ेह है। और उनको ये मालूम है अमेरिका को कि उनकी फौज रिलक्टेंट है ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के लिए, इसीलिए आज नेवी की बात हुई है, उन्होंने कहीं ग्राउंड ऑफेंसिव की बात नहीं की। और दूसरी बात इसके अंदर बड़ी अहम है और वो भी नेवी के लिए भी एक इशू है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बड़ा मौजूद है बाद 1982 का, और उसके अंदर ये कहा गया है कि जो 200 नॉटिकल माइल का इलाका है ये जो टेरिटोरियल वाटर होता है ये एक मुल्क का, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू होता है। और इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि 200 नॉटिकल माइल हमारा और 200 नॉटिकल माइल ओमान का, और इट मेक्स ऑलमोस्ट आबनाए हुर्मुज़ तो पीछे खत्म ही हो जाती है। तो इसलिए ये वो कह रहे हैं कि हम ज्वाइंटली करेंगे। एक बात जो बड़ी इसके अंदर अहम है वो दरमियान में देखें
जैरेड कुशनर, मैंने उस दिन भी आपके साथ बात की थी कि वो आइज एंड ईयर बन के आए हैं नेतन्याहू के, और अभी भी जो मेरी इतलात हैं कि उनको टेलीफोन कॉल्स आते रहे हैं और नेतन्याहू के, एंड ही वाज क्वाइट इंक्विजिटिव कि वो जाने, अब जाके वो ब्रीफ करेंगे नेचुरली नेतन्याहू को, और उसके बाद सूरत हाल तब्दील होगी। एक बात जो इसके अंदर एक और बड़ी अहम है, वो क्या है, वो ये है कि इजराइल का जो अभी सिलसिला है वो तब होगा जब उसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा, जो उसके ऊपर एक केस चल रहा है नेतन्याहू का करप्शन और रिश्वतखोरी का, वो उससे डिसाइसिव होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है।